हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार शिवम एजुकेशन हेल्प पे। सो गाइस, आज की वीडियो में हम यहाँ पे सीडीपी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं जो कि पिछले वर्षों में पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सो गाइस, यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन रहने वाला है, बाल अध्ययन आंदोलन के जन्मदाता किसे माना गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन रहने वाले हैं। पहला ऑप्शन पेस्टालॉजी, स्टेनलो हॉल, वैगनर या फिर कैटल। तो चार ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही रहने वाला है ये आपको बताना है। तो ऑप्शन हमारा सही रहेगा बी, स्टेनले हॉल, जिसे बाल अध्ययन आंदोलन के जन्मदाता माना जाता है। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है, 19वीं सदी में अमेरिका में बाल अध्ययन आंदोलन चला, तो इसको भी आपको याद रखना है। यहाँ पे सारे क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं। अगर आपको लगता है कोई भी पॉइंट इम्पॉर्टेंट है तो आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 भारत में किस तिथि से लागू हुआ। चार ऑप्शन इसमें है। पहला ऑप्शन 1 अप्रैल 2009, 1 अप्रैल 2010, 1 अप्रैल 2011 या फिर 1 अप्रैल 2012। तो चार ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही है ये आपको यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन सही होगा हमारा बी, 1 अप्रैल 2010 यहाँ पे ऑप्शन सही होगा। यह अधिनियम 2009 यानी कि निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 1 अप्रैल 2010 में भारत में लागू हुआ, जिसमें जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़ के बाकी समस्त भारत में यह अधिनियम लागू हुआ। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन जो रहने वाला है, डिफिनेशन है, ये आपको बताना है कि किसने ये डिफिनेशन दिया हुआ है। विकास बड़े होने तक ही सीमित नहीं है, वस्तुतः यह तो व्यवस्थित तथा समानुगत प्रगतिशील क्रम है जो कि परिपक्वता प्राप्ति में सहायक है। जो उक्त परिभाषा है किसने दिया, ये आपको यहाँ पे बताना है। पहला ऑप्शन हैरिस, दूसरा हॉलॉक, तीसरा गैशर या फिर जेम्स ड्रेवर। तो जो ऑप्शन सही होगा हमारा बी, हॉलॉक जो है, हॉलॉक महोदय ने ये डिफिनेशन दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन जो रहने वाला है, विकास की कौन सी अवस्था को एज ऑफ ब्यूटी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको बताना है कि किस अवस्था को एज ऑफ ब्यूटी कहा जाता है। पहला ऑप्शन जो है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन हमारा सही होगा, ऑप्शन सी सही होगा। किशोरावस्था को एज ऑफ ब्यूटी कहते हैं और किशोरावस्था को ही टीन एज भी कहते हैं। अगला जो क्वेश्चन रहने वाला है, भारत में सर्वमान्य बाल्यकाल की अवधि क्या है। कहने का मतलब है जो बाल्यावस्था है इसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो आपको बताना है कितने वर्ष से कितने वर्ष तक है। तो पहला जो ऑप्शन है जन्म से 5 वर्ष, दूसरा ऑप्शन है 2 से 8 वर्ष, तीसरा ऑप्शन है 6 से 12 वर्ष या फिर चौथा ऑप्शन है 4 से 12 वर्ष। तो जो बाल्यकाल की अवस्था है इसका आपको समय बताना है। तो जो ऑप्शन सही होगा हमारा सी, 6 से 12 वर्ष बाल्यावस्था की अवधि है। यहाँ पे एक बार हम बाल्यावस्था की जो सारी अवस्थाएं हैं उनको यहाँ पे हम समय के साथ यहाँ पे देख लेंगे। पहली जो अवस्था है शैशवावस्था, यानी कि शैशवकाल इसे बोलते हैं, जन्म से 5 वर्ष रहती है। उसके बाद बाल्यावस्था जिसे बाल्यकाल की अवस्था बोलते हैं, इसका जो एज अवधि है 6 से 12 वर्ष रहने वाली है। किशोरावस्था 12 से 19 वर्ष और युवावस्था और जिसे प्रौढ़ावस्था भी कहते हैं 19 से अधिक रहने वाली है। अगला जो क्वेश्चन है, किस अवस्था में बालकों में सूक्ष्म चिंतन प्रारंभ हो जाता है। तो ऑप्शन दिया हुआ है बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था या फिर शैशवावस्था। आपको बताना है कि बालकों में सूक्ष्म चिंतन कब से प्रारंभ हो जाता है, यानी कि किस अवस्था से प्रारंभ हो जाता है। तो ऑप्शन जो सही होगा हमारा ए, बाल्यावस्था। बाल्यावस्था में बालक समस्याओं पर चिंतन के कारण निदान खोजने का प्रयत्न करने लगते हैं। बाल्यावस्था में बालक जो समस्याएं हैं उन पे चिंतन करने लगते हैं और सूक्ष्म चिंतन भी प्रारंभ कर देते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, बुद्धि के बहुकारक मल्टी फैक्टर सिद्धांत के प्रवर्तक किसे माना जाता है। तो यहाँ पे भी चार ऑप्शन दिए हुए हैं, अल्फ्रेड बिने, थर्स्टन एवं कैली, थार्नडाइक या फिर थॉमसन।
तो 4 ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही है ये आपको बताना है। जो क्वेश्चन है, बुद्धि के बहुकारक यानी कि मल्टी फैक्टर सिद्धांत के जन्मदाता किसे माना गया है? तो थार्नडाइक महोदय को बुद्धि के बहुकारक यानी कि मल्टी फैक्टर सिद्धांत के जन्मदाता माना जाता है। थार्नडाइक के इस सिद्धांत को बालू का सिद्धांत भी कहते हैं और परमाणुवादी सिद्धांत भी इसी सिद्धांत को कहते हैं, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है बालक में चिंतन के प्रकार बताए गए हैं। तो आपको बताना है कि बालक में चिंतन के कितने प्रकार बताए गए। पहला ऑप्शन है 2 चिंतन बताए गए हैं, 4, 6, 8। तो जो 4 ऑप्शन है इनमें से जो ऑप्शन सही होगा हमारा बी, बालक में चिंतन के 4 प्रकार बताए गए हैं। यहाँ पे हम चिंतन को भी देख लेंगे कि 4 जो टाइप्स हैं कौन कौन से हैं। तो जो पहला टाइप्स है प्रत्यक्षात्मक चिंतन जिसे मूर्त चिंतन कहते हैं, अप्रत्यक्षात्मक चिंतन जिसे अमूर्त चिंतन कहते हैं, सृजनात्मक चिंतन जिसे काल्पनिक चिंतन कहते हैं और सहचार्यात्मक चिंतन जिसे अनिर्देशित चिंतन भी कहते हैं। तो यहाँ पे बालक में जो चिंतन के टाइप्स होते हैं 4 टाइप्स होते हैं और कौन कौन से ये भी यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसको भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन रहेगा हमारा, कोप्पा व कोहलर का संबंध किस सिद्धांत से है? तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ है क्रिया प्रसूत सिद्धांत, गेस्टाल्टवाद सिद्धांत, अनुकूलित अभिक्रिया का सिद्धांत, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। तो ये 4 सिद्धांत दिए हुए हैं। आपको बताना है कि कोप्पा व कोहलर जो है ये इन लोगों का जो संबंध है किस सिद्धांत से है। तो जो ऑप्शन सही होगा हमारा बी, गेस्टाल्टवाद सिद्धांत से कोप्पा व कोहलर का संबंध है। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट में दिया हुआ है गेस्टाल्टवादी या समग्रवादी संप्रदाय के प्रवर्तक मैक्स वर्दिमल कोप्पा व कोहलर थे। जो गेस्टाल्टवादी सिद्धांत या गेस्टाल्टवाद जो है इसे ही समग्रवाद का सिद्धांत भी कहते हैं और इसमें मैक्स वर्दिमल और कोप्पा व कोहलर ये 3 लोग इससे संबंधित हैं। अगला जो क्वेश्चन है, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई हैं? ये क्वेश्चन बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको याद रहना चाहिए। पहला जो ऑप्शन है 1 अवस्था बताई, 2 बताई है, 3 बताई है या फिर 4 अवस्थाएं बताई हैं। तो आपको यहाँ पे बताना है कि जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई। तो हमारा ऑप्शन सही होगा डी, जो जीन पियाजे महोदय हैं संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई। कौन कौन सी बताई हैं वो भी यहाँ पे हम देखेंगे। पहली जो अवस्था है संवेदी गामक अवस्था और इसकी जो एज रहती है जन्म से 2 वर्ष रहती है। उसके बाद यहाँ पे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 12 वर्ष और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 12 से 15 वर्ष रहती है। तो कभी कभी यहाँ पे वर्ष से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि संवेदी गामक अवस्था की जो अवधि है, जो टाइम ड्यूरेशन है, कितने से कितने वर्ष तक रहता है। तो यहाँ पे आपको वर्ष भी याद रखना है कि कितने वर्ष से कितने वर्ष तक यहाँ पे किस अवस्था का समय दिया हुआ है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। अगला क्वेश्चन जो रहने वाला है, अनुभूति बच्चे और वातावरण के बीच अंतःक्रिया की निरंतर प्रक्रिया के माध्यम से विकसित होता है। यह सिद्धांत किससे प्रतिबिंबित होता है? तो क्वेश्चन एक बार हम फिर देखेंगे। अनुभूति बच्चे और वातावरण के बीच अंतःक्रिया की निरंतर प्रतिक्रिया के माध्यम से विकसित होती है और यह सिद्धांत में प्रतिबंधित होता है। तो 4 ऑप्शन है किस सिद्धांत से प्रतिबंधित होता है ये आपको ही बताना है। पहला ऑप्शन है थार्नडाइक के अधिगम का सिद्धांत, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, टॉलमैन के संकेत का सिद्धांत और कोहलर के अधिगम का सिद्धांत। तो 4 ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही है ये आपको बताना है। तो ऑप्शन हमारा जो सही होगा बी ऑप्शन सही होगा, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत से ये प्रतिबिंबित है। अगला जो क्वेश्चन रहने वाला है, निम्न में से कौन सा मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है? तो यहाँ पे आपको बताना है जो मूल्यांकन का त्रिकोण है उनमें से कौन सा भाग जो त्रिकोण में नहीं आता है। तो पहला ऑप्शन है शैक्षिक उद्देश्य, दूसरा ऑप्शन है मूल्यांकन, तीसरा ऑप्शन है शिक्षण अनुभव और चौथा ऑप्शन है अधिगम अनुभव। तो यहाँ पे मेंशन है
जो ऑप्शन हमारा सही होगा डी ऑप्शन सही होगा, अधिगम अनुभव जो है वो मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है। यहाँ पे मेंशन है शिक्षण प्रक्रिया भी रहता है, मूल्यांकन भी रहता है और उद्देश्य भी रहता है। तो अधिगम अनुभव जो है वो मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है। अगला जो क्वेश्चन है एनसीएफ 2005 बल देता है। जो एनसीएफ 2005 है किस पे बल देता है? ऑप्शन है करके सीखने पर, रटने पर, समस्या का हल करने पर या उपरोक्त सभी। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो ऑप्शन सही होगा हमारा ए सही होगा। एनसीएफ जो है एनसीएफ 2005 करके सीखने पर बल देता है और ये प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में बनाया गया है। जो इसका फार्मूला है शिक्षा बिना बोझ के, इसका फार्मूला रहने वाला है। अगला जो क्वेश्चन रहने वाला है वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। ये डिफिनेशन किसने दिया? तो 4 ऑप्शन यहाँ पे भी रहने वाले हैं, वुडवर्थ महोदय, राश, एनास्टमी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो ऑप्शन सही होगा हमारा बी ऑप्शन सही होगा। रास महोदय ने कहा है कि वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। अगला जो क्वेश्चन रहने वाला है एक बालक नीची पिछली कक्षा के छात्र के समान शैक्षिक प्रदर्शन नहीं कर पा रहा है तो वह बालक है। एक बार क्वेश्चन हम फिर देखेंगे, एक बालक नीची पिछली कक्षा के छात्र के समान शैक्षिक प्रदर्शन नहीं कर पा रहा है तो वह बालक क्या कहलाएगा? पिछड़ा बालक कहलाएगा, मंदबुद्धि बालक कहलाएगा, अपराधी बालक कहलाएगा या फिर असमायोजित बालक कहलाएगा? तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही होगा हमारा ए ऑप्शन सही होगा, पिछड़ा बालक कहलाएगा। यहाँ पे बर्ड महोदय ने अपनी पुस्तक बैकवर्ड चाइल्ड में लिखा है जो कि बालक अपनी नीची सीढ़ी की कक्षा का कार्य करने में असमर्थ है तो वह बालक क्या कहलाएगा? पिछड़ा बालक कहलाएगा। तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन जो थे वो समाप्त होते हैं। तो आपको ये सीरीज ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताएं और आपने कितने इन क्वेश्चंस में से सही क्वेश्चन टिक किया है तो ये भी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह नए क्वेश्चंस के साथ।